नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं सुधीर कुमार श्रीवास्तव। आज का टॉपिक है RLV-TD, रीलॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन। इसरो का आधुनिक मिशन है। इसरो ने SLV-3, ASLV, PSLV, GSLV, GSLV-3 जैसे लॉन्च व्हीकल का सफलतापूर्वक परीक्षण और उपयोग करने के बाद अब इस मुकाम पे पहुंच गया है कि उसे लगता है कि अब हमारे पास ऐसा लॉन्च व्हीकल होना चाहिए जिसको हम कई बार यूज कर सकें। जब हम बात करते हैं कि कई बार यूज कर सकें तो इसका मतलब ये होता है कि हम उस लॉन्च व्हीकल को लॉन्च करने के बाद दोबारा उसको सफलतापूर्वक उसी रूप में वापस धरती पर ले आएं और दोबारा जब हमको कोई सैटेलाइट लॉन्च करना हो तो हम उस लॉन्च व्हीकल का फिर से यूज कर सकें। बहुत ही कठिन कार्य होता है ये, क्योंकि किसी भी स्पेस में किसी भी सैटेलाइट को भेजने के लिए जो लॉन्च व्हीकल यूज किए जाते हैं उनको भेजना ही बहुत कठिन काम होता है, उसको वापस लाना बहुत बड़ा चैलेंजिंग होता है। लेकिन इसरो ने यहाँ पर हिम्मत नहीं हारी और ना ही इसके तकनीक को डेवलप करने में कोई भी कोताही बरती। इसरो ने आखिरकार नासा का जो स्पेस शटल मिशन था जो अब बंद हो चुका है और वर्तमान में जो अमेरिका का ही स्पेस एक्स एजेंसी जो है जिसने फॉल्कन 9 और हैवी फॉल्कन 9 का जो निर्माण किया हुआ है, जो रीलॉन्च व्हीकल्स हैं, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए नासा ने RLV-TD का डिमॉन्स्ट्रेशन किया और RLV के निर्माण में सफलता प्राप्त की है। और 2016 में नासा ने इसरो ने RLV-TD का डिमॉन्स्ट्रेशन भी किया था। RLV की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि RLV के निर्माण से या इसके उपयोग करने से हमको कई तरह के सफलताएं कई तरह के हमको इसमें लाभ मिल सकते हैं। पहला लाभ क्या होगा कि जब हम इसको कई बार यूज कर सकेंगे तो हमारी जो प्रक्षेपण लागत है उसमें कमी आएगी। साथ ही साथ इसके द्वारा हमारे जो आने वाले भविष्य में गगनयान मिशन है और अंतरिक्ष में यात्रियों को ले जाना और लाना, स्पेस स्टेशन में लोगों को ले जाना और वापस लाना, इसके लिए इस तरह के तकनीक की बहुत अधिक जरूरत पड़ती है। तो भारत इस श्रेणी में अब शामिल हो चुका है। इसरो की जो वर्तमान एक परियोजना जो है वो एक हाइब्रिड डिजाइन का उपयोग करती प्रतीत होती है, जो नासा के अब बंद हो चुके स्पेस शटल और अभी जो चल रहा है वहां का जो स्पेस एक्स का फॉल्कन 9, उसके बीच में कहीं पर हम लोग टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रहे हैं। यानी कि स्पेस शटल से उन्नति तकनीक और हम लोग फॉल्कन 9 की तरफ बढ़ने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो मिशन है इसको 2016 में लॉन्च किया गया था इसरो के द्वारा। हम बात करते हैं कि हमको ये प्रेरणा कहाँ से मिली, तो आप लोगों ने सभी लोगों ने कोलंबिया, चैलेंजर, डिस्कवरी, अटलांटिस और इंडिवर ऐसे स्पेशल के नाम सुने होंगे। जब हम कोलंबिया की बात करते हैं तो कल्पना चावला, डिस्कवरी की बात करते हैं, इंडिवर की बात करते हैं तो हमारे जो भारतीय मूल की सुनीता विलियम, उनका नाम याद आता है। तो 1986 में चैलेंजर और 2003 में कोलंबिया क्रैश हो गया था। इसी कोलंबिया में कल्पना चावला की डेथ हो गई थी और कुल उसमें 14 अंतरिक्ष यात्री मारे गए थे। और एंडेवर जो था, एंडेवर का निर्माण किया गया जो 1991 में चैलेंजर की जगह ली थी। और अंतिम जो इनका शटल था वो आपका एटलांटिस था। एटलांटिस के समापन से ही सैटेलाइट जो इसरो का था स्पेस शटल, उसके कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया, बंद कर दिया गया और 21 जुलाई 2011 को ये एटलांटिस की अंतिम उड़ान थी। उसके बाद से इन्होंने नया अपना लॉन्च व्हीकल शुरू किया जिसका नाम उन्होंने फॉल्कन 9 रखा और अब उसको हैवी फॉल्कन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो उसी को ध्यान में रख करके इंडिया भी अपने आप को रीलॉन्च व्हीकल की तरफ डेवलप करने के लिए डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहा है। अगर हम बात करते हैं भारत की
तो भारत के आरएलवी में एक स्पेस शटल जैसा क्राफ्ट शामिल होगा, जिसमें एक एयर ब्रीदिंग रैमजेट इंजन लगा होगा और ये यान अंतरिक्ष में एक पेलोड ले जाएगा और पृथ्वी पर वापस दोबारा स्लाइडिंग करते हुए वापस आएगा। ये सामान्य विमान की तरह ही उतरेगा, बहुत कुछ स्पेस शटल के जैसा ही होगा। ये जो रॉकेट शटल को कक्षा में ले जाएगा वो मस्क के फाल्कन 9 रॉकेट की तरह ही पृथ्वी पर लौट आएगा। ये अपनी शक्ति के तहत वापस लौटेगा और समुद्र में तैरते हुए प्लेटफॉर्म पर उतरेगा। अब तक आरएलवी शटल का पानी के ऊपर सफलतापूर्वक परीक्षण किया जा चुका है और हम अब आने वाले समय में इसका जो है वो वास्तविक लैंडिंग का योजना बना रहे हैं। इसरो ने अपना जो टेस्ट है वो 23 मई 2016 को इसका किया था। इसमें पूरी तरह से रीलॉन्च रॉकेट 2 स्टेज 2 ऑर्बिट, जिसको TSTO कहा जाता है, हाइपरसोनिक फ्लाइट एक्सपेरिमेंट किया था और इसमें उन्होंने इसकी जो कंट्रोलिंग पावर थी, इस पूरे डिमॉन्स्ट्रेशन को कंट्रोल करने के लिए कर्नाटक के चित्रदुर्ग में चेल्लिकेर में वहां पर एक ATR यानी कि एविएशन टेस्ट रेंज वहां पर विकसित किया था और वहां पर पूरे लैंडिंग का वहां से नजारा देखा गया था। ATR में लगभग 2.2 किलोमीटर का रनवे है और RLV को 3 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक हेलीकॉप्टर से वहां गिराया गया था। 23 मई 2016 को इसरो ने पहला अपना पंख युक्त एरोस्पेस वाहन का हाइपरसोनिक उड़ान व्यवस्था में सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। इस प्रयोगात्मक मिशन में एक तो RLV था ही और उस RLV को बूस्ट करने के लिए उसमें जो है वो HS-9 ठोस रॉकेट बूस्टर को जोड़ा गया था। अगर आप इस डायग्राम में देखें तो आप यहां पर पाएंगे कि ये अगर आपको दिख रहा है ये वाला हिस्सा, ये ऊपर वाला हिस्सा अगर आपका RLV है तो नीचे वाला जो हिस्सा आपका रेड कलर में दिख रहा है ये आपका क्या है, ये आपका HS-9 है। ये सॉलिड प्रोपेलेंट होता है जो इसको बूस्टर प्रदान करेगा, ये इसको आगे की ओर लेकर के और जाएगा। तो ये HS-9 जो था ये बूस्टर काम करेगा और इसको सतीश धवन स्पेस स्टेशन से इसको लॉन्च किया गया था और इसमें पहली उत्थान जो इसकी भरी थी वो सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसकी भरी गई थी। HS-9 का जब प्रचलन होता है और इसके बाद ये ऊपर जाता है, HS-9 और RLV दोनों साथ 56 किलोमीटर तक एक साथ ऊंचाई पर भरते हैं। 56 किलोमीटर तक, 56 किलोमीटर तक ऊपर जाते हैं। 56 किलोमीटर जाने के बाद आप यहां पर देख रहे हैं कि RLV और HS-9 ये अलग हो गए हैं। RLV जो होता है वो क्या होता है, HS-9 से यहां पर अब अलग हो गया। अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये अब किसी काम करिए, इसको ये नीचे गिर जाएगा। अब हमारा जो मेन काम है वो RLV से है। अब RLV को हमको ऊपर की तरफ लेकर के जाना है। ऊंचाई पर RLV TD HS-9 बूस्टर से पृथक हो जाता है और उसके बाद 65 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये ऊपर जाता है। यानी कि 56 किलोमीटर पर इसको छोड़ दिया था, 56 किलोमीटर के बाद ये 65 किलोमीटर तक RLV अकेले ऊपर जाता है। 65 किलोमीटर तक जब RLV ऊपर चला जाता है उसके बाद इसको वापस लौटना होता है जो है वो दोबारा से एटमॉस्फेयर में। तो RLV TD जब वापस उतरना शुरू करता है तो उसकी स्पीड 5 मैक हो जाती है, यानी कि ध्वनि की चाल से 5 गुना हो जाती है और आसपास वायुमंडल में पुनः प्रवेश करता है। वाहन के नेविगेशन, मार्गदर्शन और नियंत्रण प्रणाली ने सुरक्षित उतरने के इस चरण के दौरान वाहन को सही तरीके से प्रचलित किया। अपने थर्मल पावर, क्योंकि जब ये नीचे आएगा तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो हाई टेम्परेचर को कंट्रोल करने का भी वहां पर इक्विपमेंट लगाए गए हैं। तो थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम की मदद से री एंट्री के हाई टेम्परेचर को सफलतापूर्वक सहन करने की क्षमता विकसित की गई। RLV TDR सफलतापूर्वक श्रीहरिकोटा से 450 किलोमीटर की दूरी पर बंगाल की खाड़ी में लैंडिंग कराया गया। यानी कि ये 65 किलोमीटर से जब आएगा तो ये जहां से इसको लॉन्च किया गया था तो ये लॉन्चिंग स्टेशन से, लॉन्चिंग स्पेस से, प्लेस से अपने ये 450 किलोमीटर आप यहाँ पे देख रहे हैं
450 किलोमीटर की दूरी पर इसको जो है यहाँ पर इसको दोबारा से इसको यहाँ पर लॉन्च कराया गया था, पूरा किया था, लैंडिंग कराई गई थी। मिशन के उद्देश्यों को इस वाहन ने सफलतापूर्वक पूरा किया। अपनी उड़ान के दौरान श्रीहरिकोटा में ग्राउंड स्टेशन और जहाज पर बने टर्मिनल द्वारा सफलतापूर्वक ट्रैक किया गया था। डेल्टा के RLV TDI के इस मिशन के लैंडिंग तक लॉन्च का कुल उड़ान की जो अवधि थी वो 770 सेकंड तक की थी। यानी कि यहां से जब गया और उसने जो है वो HS9 को छोड़ा, RLV 65 किलोमीटर ऊपर गया, उसके बाद री एंट्री की, री एंट्री करने के बाद वो जो नीचे आया, इन सब में पूरा जो समय लगा वो 770 सेकंड का लगा। इस फ्लाइट में ऑटोनॉमस नेविगेशन, मार्गदर्शन और नियंत्रण, पुनः प्रयोज्य थर्मल प्रोडक्शन सिस्टम और पुनः प्रवेश मिशन प्रबंधन जैसी महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों को सफलतापूर्वक सत्यापित किया गया। यानी कि अगर आपसे पूछेगा कि इसमें किन किन चीजों को सत्यापित किया गया है, तो आप बता सकते हैं कि इसमें स्वायत्त नेविगेशन को सत्यापित किया गया, ऑटो नेविगेशन को किया गया, ऑटो नेविगेशन के साथ साथ इसमें मार्गदर्शन का किया गया, डिमॉन्स्ट्रेशन का किया गया और कंट्रोल किया गया। प्रियोज थर्मल प्रोडक्शन सिस्टम, यानी कि जब दोबारा से वापस आएगा तो जो टेम्परेचर बढ़ जाएगा उसको कंट्रोल करने का डिमॉन्स्ट्रेशन किया गया। और री एंट्री मिशन प्रबंधन को फिर से उसको जो है वो सत्यापित करने का काम किया गया। इसको आपको ध्यान रखना होगा। एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज चित्रदुर्ग डिस्ट्रिक्ट में कर्नाटका में लगाया गया था, जहां से इस चीज की पूरी जानकारी दी जा रही थी। इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है। और अब बात आती है कि इसमें हमने किन किन चीजों का परीक्षण किया। तो पहला हमने हाइपरसोनिक फ्लाइट टेस्ट किया। हाइपरसोनिक स्पीड जब ये 65 किलोमीटर से जब नीचे ऊंचाई से जब नीचे आना शुरू होगा तो इसकी स्पीड बढ़ जाती है। फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, तो वहां पे क्या होगा, उसकी स्पीड हाइपरसोनिक हो जाती है, 5 मैक से ज्यादा हो जाती है। तो उसको हम लोगों ने वहां पर क्या किया, परीक्षण किया। ऑटोनॉमस लैंडिंग करने के लिए स्वायत्त जो है वो लैंडिंग करने का हमने किया, LEX कहते हैं उसको। पावर्ड क्रूज फ्लाइट हमने किया। हाइपरसोनिक फ्लाइट विद एयर ब्रीदिंग प्रोपल्सन के साथ हमने इसको किया है। स्क्रैमजेट प्रोपल्सन एक्सपेरिमेंट हमने किया। SPX को हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, पहलुओं को जांच किया है। अब बात आती है कि लास्ट में कि इसरो जो है रॉकेट के 2 चरणों को पुनर्प्राप्त करने और पुनः उपयोग करने की योजना बना रहा है। पहले चरण को ठीक करने के लिए ये स्पेस एक्स का जो फॉल्कन 9 बूस्टर है उसके सिद्धांत पे काम करेगा और रॉकेट को लॉन्च करने के बाद समुद्र में पैड पर उतरने के लिए इसको प्रोग्रामित किया करेगा। एक काम तो ये करेगा और दूसरा काम ये करेगा कि दूसरे चरण में इसरो इसको जो है वो कंप्लीटली जमीन पर, यानी कि इसका जो वास्तविकता में जैसे इसको लाया जाएगा, जैसे स्पेस शटल जमीन पर उतरते थे, फाल्कन 9 जैसे जमीन पे उतरता है, उस तरह से उसको जमीन में इसकी लैंडिंग कराने का टेस्ट किया जाएगा। उसके बाद से भारत जो है वो रीलॉन्च व्हीकल में दुनिया के उन देशों में शामिल हो जाएगा जिसके पास रीलॉन्च व्हीकल है, जैसे अमेरिका, रसिया, जापान, फ्रांस, इन सब के पास है। चाइना के पास अभी इस प्रकार का लॉन्च व्हीकल नहीं है, तो इस ग्रुप में चाइना अभी नहीं शामिल है, लेकिन भारत इसमें शामिल हो गया है। तो ये बात आती है कि RTD RLV-TD क्या है। तो आप यहाँ पर कई तरह के प्रश्न बनेंगे। हम आगे जब आपको और क्लासेस आएंगी जो और चीजें आपको बताएंगे तो उसमें आपको क्वेश्चंस पे कराएंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं प्रीलिम्स के लिए या मेंस के लिए। तो उसको हम लोग, आप लगातार मेरे क्लास को देखते रहिए और चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको ज्यादा शेयर करते रहिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, हम लोग फिर मिलेंगे। थैंक यू।